हेलो एवरीवन, आप सबका मेंस मास्टर क्लास में स्वागत है। आज हम साइमल्टेनियस इलेक्शन को लाइफ साइकिल अप्रोच में अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि कैसे इजीली हम इतने सारे पॉइंट जनरेट कर पाते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह मेंस 2017 पेपर 2 में आ चुका है और ये काफ़ी न्यूज़ में भी बना रहता है। रिसेंटली 31 जनवरी को इसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल आया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल में आज हम देखेंगे कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने में, और क्या क्या मेजर हम ले सकते हैं जिससे हम साइमल्टेनियस इलेक्शन इंडिया में अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ साइकिल अप्रोच में हमने 4 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है, एडवांटेज को भी, चैलेंजेस को भी और मेजर्स नीडेड में भी। ठीक है, तो अब एडवांटेज में देखते हैं। पहले जान लेते हैं कौन कौन से 4 स्टेजेस हैं। पहला बिफोर इलेक्शन, दूसरा है वोटिंग के टाइम में जब सरकार बन जाती है ऑपरेशन वो स्टेज, लास्ट जब गवर्नमेंट का टेन्योर ख़त्म हो जाता है फेलियर या फिर एंड, इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, जब बिफोर इलेक्शन के पहले क्या होता है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट अनाउंस करती है, तभी से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये प्रोविज़न है कि गवर्नमेंट इलेक्शन का प्रोसेस जब तक एंड नहीं हो जाता है तब तक कोई मेजर पॉलिसी प्रोग्राम या फिर डेवलपमेंटल प्रोग्राम या फिर मेजर वैकेंसी अनाउंस नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो अनाउंस करती है तो वो सिर्फ वोट जीतने के लिए कर रही है, इलेक्शन जीतने के लिए कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए उनको अलाउ नहीं होता है। इसकी वजह से हमारा गवर्नेंस हैम्पर होता है, क्योंकि वो अच्छे अच्छे प्रोग्राम ला ही नहीं पाती। उनके पास बार बार कुछ ना कुछ आता ही रहता है। हर साल इलेक्शन है, कभी पंचायत इलेक्शन है, कभी स्टेट का इलेक्शन है। तो एक मेजर इशू ये है, गवर्नेंस हमारी हैम्पर हो जाती है। इलेक्शन जब 5 साल में एक बार होगा तो कहीं ना कहीं ये रिड्यूस हो जाएगा और आज हमारा गवर्नेंस इम्प्रूव हो पाएगा। ठीक है, अब दूसरा प्रॉफिट ये है कि कैंपेन के टाइम में क्या होता है, आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना वोट बैंक बनाने के लिए लोगों के बीच में रिफ्ट क्रिएट करती हैं। कैसे? लोगों के बीच में डिवीज़न क्रिएट करती हैं रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रीज़न के नाम पे। तो कहीं ना कहीं अपने हमारे सोसाइटी में कम्युनलिज्म, फंडामेंटलिज्म इंक्रीज़ होता है और सोसाइटी की पीस डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब इलेक्शन 5 साल में एक बार होगा तो कहीं ना कहीं कम्युनलिज्म, फंडामेंटलिज्म की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो जाएगी, हमारे सोसाइटी में पीस इम्प्रूव होगी। दूसरा मेजर इशू है करप्शन। अब क्या होता है कि वोटिंग के समय या फिर कैंपेन के समय ही बहुत फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ बड़े बड़े बिजनेसमैन से डोनेशन का डिमांड करती हैं एज अ फंड, या फिर बड़े बड़े ऑफिसर से डोनेशन मांगती हैं इलीगली। तो अब ये लोग क्या करते हैं, बड़े बिजनेसमैन क्या करेंगे, फंड के लिए टैक्स इवेड करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स करप्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी रिड्यूस हो जाएंगी अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेज पे, वोटिंग पे। अब वोटिंग को हमने समझने के लिए 3 स्टेक होल्डर में डिवाइड किया हुआ है। पहला स्टेक होल्डर है पॉलिटिकल पार्टीज़, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा है वोटर्स। अब पॉलिटिकल पार्टी से स्टार्ट करते हैं। मेनली 2 टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, बिग पॉलिटिकल पार्टीज़ और दूसरे हैं स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, बिग पॉलिटिकल पार्टीज़ में देखिए जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, इनके पास फंड का कोई इशू नहीं है। तो अगर हर साल इलेक्शन होते हैं तो भी ये ईज़िली इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाती हैं, अच्छे से अपना कैंपेन मैनेज कर लेती हैं। बट जो स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास फंड ही नहीं होते हैं, तो वो इलेक्शन में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं, अपना कैंपेन रन नहीं कर पाती हैं। तो अगर इलेक्शन 5 साल में एक बार होगा तो स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज़ को टाइम मिल जाएगा फंड कलेक्ट करने के लिए, जिससे इलेक्शन में एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाएगा और सारी पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से इलेक्शन लड़ पाएंगी और हमको अच्छा सा एक इलेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर दूसरा स्टेक होल्डर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप जानते ही हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऑलरेडी रिसोर्सेज कम हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो
जब इलेक्शन 5 साल में एक बार होगा तो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज कर पाएंगी, अच्छे से फंड कलेक्ट कर पाएंगी, तो कहीं ना कहीं हमारे रिसोर्स का एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगा। फिर दूसरा एडवांटेज है एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं हमारा ऑप्टिमाइज़ हो पाएगा, क्योंकि जब हम अपने ऑफिशियल्स को डिप्लॉय करते हैं इलेक्शन के टाइम में, तो बार बार इलेक्शन होता है हर 5 महीने, 6 महीने, हर एक साल में, तो कहीं ना कहीं हमको उनको अच्छे से डिप्लॉय करने, मैनेज करने में इश्यूज़ होते हैं। जैसे कि आपको सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, मान लीजिए अभी इलेक्शन हुए हैं एमपी में, राजस्थान में, सीजी में, तो हमको सिक्योरिटी वहाँ डिप्लॉय करनी पड़ी। अब कहीं 4 महीने बाद फिर इलेक्शन हो दूसरे स्टेट में, फिर हमको सिक्योरिटी अपनी डिप्लॉय करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं हमारा मैन पावर भी थक जाता है इन सब चीज़ों से, और हमारा जो मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन है वो हैम्पर होता है। अब दूसरा एग्जांपल ये है, इसमें से टीचर्स हैं हमारे। टीचर्स का मेन ड्यूटी क्या है? स्कूल में पढ़ाना, टीचिंग करना, बट कहीं ना कहीं इनको बहुत इन्वॉल्व किया जाता है इलेक्शन ड्यूटी में, जिससे स्कूल के फंक्शंस, स्टडीज़ स्टूडेंट के इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर इलेक्शन कम होगा, 5 साल में एक ही बार होगा, तो कहीं ना कहीं हमारा ये सारा चीज़ें रिड्यूस होगा और एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है। तीसरा स्टेक होल्डर है हमारा वोटर्स। अब लॉ कमीशन का ये मानना है कि अगर साइमल्टेनियस सिलेक्शन इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वोटर टर्न अराउंड इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि अभी 60-70% है, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि वोटिंग देने से एम्पावरमेंट फील होता है। जब इलेक्शन 5 साल में होगा तो हमारे जैसे लोग जो कि अपने स्टेट में नहीं रहते, दूसरे स्टेट में रहते हैं, जॉब की वजह से, स्टडीज़ की वजह से, वो हर साल तो नहीं आ पाते हैं वोटिंग करने, बट अगर 5 साल में एक बार वोटिंग होगी एक साथ, वो ज़रूर आएंगे और एम्पावर्ड फील करेंगे। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो नॉर्मल लाइफ है हमारी, वो कहीं ना कहीं हैम्पर नहीं होगी और अच्छे से चल पाएगी, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में आप जानते हैं कैंपेन के टाइम में रोड में कितना जाम लगता है, या फिर वोटिंग के दिन छुट्टियां होती हैं बार बार, तो हमारी नॉर्मल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। अब तीसरा स्टेज है हमारा ऑपरेशन। तो इलेक्शन हो गया, रिज़ल्ट आ गए, गवर्नमेंट बन गई है, अब गवर्नमेंट ने अपना काम करना चालू कर दिया है। इस समय क्या क्या एडवांटेज है देखेंगे। पहले हम देखेंगे पॉलिसी के टर्म में। अब जब साइमल्टेनियस इलेक्शन हो गया, 5 साल की सरकार बन गई, तो हमारा जो पॉलिसी का फोकस होगा लॉन्ग टर्म होगा, ना कि शॉर्ट टर्म। जैसे कि इलेक्शन अब हर स्टेज में है, सॉरी हर स्टेट में है, तो अब हमारे पॉलिसी वैसे बन जाते हैं कि जैसे मान लीजिए सेंटर में कोई गवर्नमेंट है, अब नेक्स्ट ईयर किसी स्टेट में इलेक्शन है, उसके नेक्स्ट ईयर दूसरे स्टेट में इलेक्शन है, तो अपने पॉलिसीज़ को ऐसे अलाइन करती हैं कि उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टेट में एडवांटेज मिले कहीं ना कहीं, तो उनका फोकस हो जाता है शॉर्ट टर्म। बट अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन अप्लाई हो जाता है तो कहीं ना कहीं उनका फोकस लॉन्ग टर्म हो जाएगा और स्टेबल गवर्नेंस हमारा आ जाएगा। फिर दूसरा इसमें इशू है कि जब बार बार इलेक्शन होता है तो हमारा पॉलिसी का नेचर पॉपुलिस्ट हो जाता है। जैसे कि हम फ्रीवीज अनाउंस करते हैं, लोन वेवियर अनाउंस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री में देते हैं, पानी फ्री में देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा रिसोर्स वेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों से भी हम बचेंगे। ठीक है। अब तीसरा मेजर प्रॉफिट इसमें है कि पॉलिटिसाइजेशन ऑफ लेजिस्लेशन कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। जैसे कि फार्मर बिल अभी सेंट्रल गवर्नमेंट लाई थी पिछले साल, तो फार्मर बिल काफ़ी अच्छा था, बहुत ही इसमें प्रॉफिट थे, बट बहुत सारे स्टेट इसके खिलाफ थे और हर कई जगह इलेक्शन भी थे। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट अब उनको, अब या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर वहाँ के स्टेट की पीपल, जैसे पंजाब है, पंजाब में फार्मर कम्युनिटी ज़्यादा एक्टिव है, महाराष्ट्र में एक्टिव है, तो वहाँ के लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसीलिए फार्मर बिल को में स्टे लगा दिया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी रिड्यूस हो जाएंगी, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ लेजिस्लेशन नहीं होगा अगर 5 साल में एक ही बार इलेक्शन होने हैं तो। ठीक है। फिर लास्ट स्टेज है फेलियर। जब टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि विधानसभा और लोकसभा का जो टेन्योर टाइम है एक साथ ही इंड होगा, तो हमको सिंक्रोनाइज़ करने में काफ़ी ईजी होगा, हम ईज़िली हर चीज़ को सिंक्रोनाइज़ कर पाएंगे, इलेक्शन करवा पाएंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं चैलेंजेस में कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कराने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो वही हमने 4 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है, बिफोर इलेक्शन, वोटिंग के समय, ऑपरेशन या फिर फेलियर। तो बिफोर इलेक्शन क्या क्या चैलेंज दे सकते हैं। पहला है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में कंसेंसस लाना कि
साइमल्टेनियस इलेक्शन अब करवाना है, इसको करवाने की ज़रूरत है। तो ये कंसेंसस बहुत ही टफ और कॉम्प्लेक्स टास्क है। फिर इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे हमको, कम से कम 5 या 6 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे, जिससे हम स्टेट और सेंटर के इलेक्शन एक साथ ही करवा सकें। और आर्टिकल 368 के अंदर कम से कम हमको 50% स्टेट का सहमति इसमें चाहिए, जो कि एक कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। ठीक है। अब दूसरा है कैंपेन के टाइम। कैंपेन के टाइम क्या होता है कि जब बार बार इलेक्शंस होते हैं, जैसे इस साल भी इलेक्शन है, नेक्स्ट ईयर भी इलेक्शन है, तो अब हम नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टीज़ को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। ठीक है, कि उन्होंने पिछले इलेक्शन के बाद क्या क्या स्टेप लिए, अगर अच्छे स्टेप नहीं लिए तो हम उनको वोट नहीं देंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम हर साल इनको अकाउंटेबल ठहरा पाते हैं। बट जब इलेक्शन 5 साल में एक ही बार होगा तो ये अकाउंटेबिलिटी की फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी। फिर दूसरा चैलेंज है कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शन हमारे फेडरल एक्सिस के अगेंस्ट है। कैसे? वो कैंपेन के टाइम लोकल और नेशनल इशू कहीं ना कहीं मिक्सअप हो जाते हैं। जो स्टेट के इशू है कहीं ना कहीं नीचे दब जाते हैं और नेशनल इश्यूज़ ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। लोग कंफ्यूज होके नेशनल इश्यूज़ पे ही वोट दे देते हैं। ठीक है। अब दूसरा स्टेज है वोटिंग। वोटिंग के टाइम मेजर इशू ये आता है कि जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की, बट जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है तो वोटर्स कंफ्यूज होके एक ही पार्टी को वोट दे देते हैं, सेंटर में भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी। ये हम पहले भी जब इंडिया में साइमल्टेनियस इलेक्शन होता था तब भी ये देखा गया है, 77% यही होता है और ये इंटरनेशनल लेवल में भी देखा गया है। ठीक है, तो ये हमारे मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। इसमें सेंटर और स्टेट में पॉलिटिकल अलाइनमेंट देखा जाता है हमेशा। फिर दूसरा चैलेंज है लॉजिस्टिक चैलेंज। अब पूरे इंडिया में एक ही टाइम में इलेक्शन करवाने के लिए हमको बहुत सारा ईवीएम का ज़रूरत है, वीवीपैट का ज़रूरत है। अब इतना सारा लाने के लिए पैसा भी चाहिए, तो हमको लॉजिस्टिक चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। फिर दूसरा है लैक ऑफ मैन पावर। हमारे पास अभी इतना मैन पावर नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, ऑफिसर्स नहीं है, जिससे हम एक साथ पूरे देश में इलेक्शन करवा सकें। तो हमारा ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी। फिर तीसरा है ऑपरेशन। जब इलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट बन गई, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पे चलता है कि अगर किसी गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है तो उसकी सरकार गिर जाती है और दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को अपनी सरकार बनानी पड़ती है। तो जब साइमल्टेनियस इलेक्शन लग जाएगा तो सबके मन में यही होगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को चलाना है, कैसे भी ना कैसे करके। ठीक है, तो अब फिर इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा और प्रोसेस भी टफ हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो हमारा लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, जो कि एक मेजर फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर अगर मान लीजिए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कैसे भी पास हो जाता है, तो हर स्टेट का टर्म एडजस्ट करना नेक्स्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन से काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा। फिर चलते हैं फेलियर। मान लीजिए कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, गवर्नमेंट गिर गए, तो उस समय मेजर इशू ये आएगा कि अब कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनाना भी डिफ़िकल्ट है। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो जाते हैं कि फिर प्रेसिडेंट रूल लगाएं या फिर री इलेक्शन करवाएं। तो प्रेसिडेंट रूल में ये होगा कि एग्जीक्यूटिव हमारी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, और री इलेक्शन होता है तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का मुद्दा ही ख़त्म हो जाता है, फिर तो अभी जैसे सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो हमने देख लिया कि लाइफ साइकिल अप्रोच से कितनी आसानी से हमने इतने सारे पॉइंट जनरेट कर लिए। फिर हम चलते हैं वे फॉरवर्ड में। तो अब वे फॉरवर्ड में हमको ये समझने की ज़रूरत है, जब भी हमारे पास कुछ नया आए जो कि कॉम्प्लेक्स है काफ़ी, तो उसको हम अचानक से नहीं चालू कर देते हैं या फिर नहीं स्टार्ट कर देते हैं इसको यूज़ करना। उसमें हम ये करते हैं, उसको समझने के लिए कुछ धीरे धीरे स्टेप लेते हैं, स्मॉल स्टेप लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले पायलट प्रोजेक्ट करवाएंगे, उसके रिज़ल्ट के डाटा को समझेंगे, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या एडवांटेज है। फिर इसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे, जिससे हम साइमल्टेनियस इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकें अच्छे से। और दूसरा हम क्या करते हैं, लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाएंगे साइमल्टेनियस इलेक्शन के रिगार्डिंग, जिससे वो वोटिंग के समय में कंफ्यूज ना हो। तीसरा, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कंसेंसस लाएंगे और एक ऐसा प्लान रेडी करेंगे जिससे साइमल्टेनियस इलेक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकें। और जब कुछ नया चीज़ आता है तो उसमें हम
जो ग्लोबल लेवल में बेस्ट प्रैक्टिस या बेस्ट मॉडल चल रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं। तो हमारे पास दो मॉडल्स हैं। पहला है साउथ अफ्रीका। यहाँ क्या होता है, नेशनल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटर का इलेक्शन हर 5 साल में होता है और उसके 2 साल बाद म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं। स्वीडन में नेशनल लेजिस्लेटर और लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन एक फिक्स डेट पर होता है। ठीक है। फिर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड ही ओवरऑल एक फाइनेंस रिफॉर्म ला सकते हैं जिससे पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हो जाए और छोटे स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए। ठीक है। इसको हम बिफोर इलेक्शन में भी काउंट कर सकते हैं कि क्या क्या स्टेप हमको लेना चाहिए साइमल्टेनियस इलेक्शन लाने से पहले। अब वोटिंग के टाइम क्या कर सकते हैं हम, पार्लियामेंट्री कमेटी का ये कहना है जैसे कि हमारे पास लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले हम लोकसभा का वोटिंग करवा लें, उसके बाद हम हाफ ऑफ स्टेट का वोटिंग करवाएं, फिर उसके बाद हम हाफ ऑफ स्टेट का वोटिंग करवाएं। इसमें हम गैप रख सकते हैं 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, वो हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं। फिर ऑपरेशन के टाइम जो गवर्नमेंट बन गई, तो अगर गवर्नमेंट बन गई और लोकसभा या फिर कोई विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है, तब इलेक्शन कमीशन का ये सजेशन है कि जब पीरियड शॉर्ट टर्म हो, मतलब 1 साल बचा हो, 6 महीने बचे हों, ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। और अगर टेन्योर ज़्यादा लंबा बचा हुआ है, जैसे कि 2 साल का बचा हुआ है, 3 साल का बचा हुआ है, तो वहाँ पास इलेक्शन हम फिर से करवाएंगे और जो टेन्योर रहेगा उस गवर्नमेंट का वो रिमेनिंग पीरियड ही रहेगा। ठीक है। अब फिर लॉ कमीशन का ये सजेशन है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस है, जिससे जो गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं है उसको तो हम रिमूव कर ही कर पाएँ, साथ साथ में उसके साथ वोटिंग करवाएं कि अल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी बन सके, जिससे गवर्नमेंट में एक कंटिन्यूटी बनी रहे। फिर लास्ट है फेलियर, इसकी नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये गवर्नमेंट ना गिरने पाए उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन ये है कि हम गवर्नेंस को इंक्रीज़ करें, ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन लाएं जिससे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम इंश्योर कर सकें कि इन्होंने जो प्रॉमिस किए थे या फिर जो इनका गोल है डेवलपमेंट का वो अपना टाइमली पूरा करें, जिससे गवर्नमेंट के गिरने की संभावना ही ना आ पाए और गवर्नमेंट चलती रहे 5 साल। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे, हमने ईजिली इतने सारे पॉइंट जनरेट करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक अच्छा टॉपिक लेकर। थैंक यू।